तो आज हम रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को के से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए और फिर हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और के की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका अपन डेफिनेटिव पार्ट अगर हम देखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिख रहे हैं, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एन एक्सिस वेयर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कम्स आउट टू बी सेम एज अबाउट एनी अदर एक्सिस। दैट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I इक्वल्स टू एम इंटू के स्क्वायर की फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं और k की वैल्यू हम बाय कंपेरिजन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका फिजिकल मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास एक रिंग है, राइट, और रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है, परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, उसको मैं अभी z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अराउंड मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है, राइट। दिस इज माय रिंग और रिंग के लिए बताना बहुत जरूरी है कि एक सर्किल, एक्चुअली दो सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल है, राइट। ये रिंग है जिसका मास मेरा m है। अब अगर मेरे को इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को जैसे मालूम है कि z एक्सिस के अराउंड ये आने वाला है m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो बट हमारे जो डेफिनेशन है रेडियस ऑफ गायरेशन में ये कहता है कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सिस, मेरा मान लिया ये मेरी आर्बिट्रेरी एक्सिस है और इसको मैं अभी a और a से डिनोट कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I z के अराउंड आ रहा है, इतना ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आर्बिट्रेरी एक्सिस के अराउंड आना चाहिए और डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास का इस एक्सिस से वो कितना है k। तो वो कहता है कि आप I z आप I a को आप I z के इक्वल कर सकते हैं और इसकी वैल्यू ऑफ m इंटू के स्क्वायर आप एज पर डेफिनेशन आप पुट कर सकते हैं। m इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। m से हम कैंसिल कर सकते हैं और k की वैल्यू यहाँ पर हमारी आती है r। तो इन दिस केस the radius of gyration of this ring is equal to r। तो हम ऑब्वियसली डेफिनेशन में हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है या आपको पता है तो उसको हम I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर के इक्वल हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि k क्या कहता है, k बोलता है k एक ऐसी आर्बिट्रेरी एक्सिस का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू वही आएगी जितनी आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, मतलब एग्जांपल क्या लेना है, हमको रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालनी है फॉर द डिफरेंट केसेस। तो पहला हम केस लेते हैं रिंग का, ठीक है ना। तो रिंग का पहला केस हम ये लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर रिंग का हमारा आता है I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2, राइट, ये हमको पता है। और इसको I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन k की वैल्यू हमारी आएगी r डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। ये कहां से आई, कैसे आई, सेम वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। हम एम आर स्क्वायर बाय 2 को हम किसके सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम के स्क्वायर के, एम से एम कैंसिल, k की वैल्यू हम निकालेंगे तो दैट विल बी r स्क्वायर बाय 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी r बाय √2। सो दैट इज वेरी इजी। सिमिलरली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रिंग का निकाला और डायमीटर के बाद हम निकाल चुके हैं और अबाउट एनी टेंजेंट पासिंग थ्रू इट्स सरकमफ्रेंस, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी टेंजेंट के अबाउट, मान लेते यही वो टेंजेंट है और अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, इसके अबाउट अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो निकालने का एक ही तरीका है, कौन सा, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी बोलेगी कि आई बी की वैल्यू मेरी होगी कितनी, आई जेड जेड प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, दैट comes out to be 2 twice of m r square. So similarly we can write here as I is equals to 2 m r square. जब हम इसको कंपेयर करेंगे m के स्क्वायर से तो 2 m r square is equals to m k square, m से m कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू मेरी आती है अंडर रूट 2 टाइम्स r. तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं r रूट 2. ठीक है. So this was the case with the ring. Now you can take the case of disk. In case of disk, first moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through सेंटर ऑफ मास. तो इस केस के अंदर वी नो दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2, एंड हम देख चुके हैं पहले एम आर स्क्वायर बाई 2 के लिए हमारे रेडियस ऑफ गायरेशन निकल के आता है आर रूट 2. तो इन दिस केस इट विल आल्सो बी आर डिवाइडेड बाय रूट 2. सेकंड केस दैट इज अबाउट द डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर. वो कितना निकल जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी m r square by 4. तो by comparing it with the m k square we can simply write it as r by 2, right? It comes out to be r by 2. Similarly you can do the same experiment, I mean same process with the bar also, with a rod of length L and mass m. So at any position you can calculate the moment of inertia, and that moment of inertia can be compared with m k square, and then finally you can find the value of radius of gyration in that particular case. So this is about the moment of gyration that you need to know. हम आगे बात कर सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की. जिस तरीके से हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको हम समझ सकते हैं स्लाइडिंग मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ बाय एम वी स्क्वायर, उसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं. तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है प्योरली रोलिंग कर रहा है, if it is purely rolling about an axis, और ये एक्सिस मान लेते हैं यही एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो वी विल यूज द सिंबल के ई आर. वो कितनी होगी, वो सिंपली इसकी हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी. क्योंकि ऑलरेडी मैं एनालॉजी में समझा चुका हूँ कि हमारे मास का काम जो करता है रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल डायनामिक्स में, वो करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास का रोल यही प्ले करता है, एंड वेलोसिटी हमारी होती है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी. तो इस तरीके से वी कैन जस्ट रिमेंबर और मेमोराइज दैट इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. तो दिस इज द आइडिया ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि देयर इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम इन द स्लाइडिंग मोशन आल्सो. और वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या बोलती है, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, राइट? तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज आएगा हम देख सकते हैं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम से डिनोट कर रहे हैं, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर. और यहाँ पर जो हमारा वर्क डन आएगा, यहाँ पर जो हमारा वर्क डन आएगा उस केस में वर्क डन मेरा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? यहाँ जो मेरा वर्क डन होगा वो वर्क डन आप you can write is equals to tau times d theta, right? You can write it down, tau times d theta. So
हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा सिमेट्री है आपकी जो आपकी जो मैकेनिक्स है जो आप लोगों ने स्टडी की इससे पहले वाले चैप्टर्स के अंदर, उसमें उसके अंदर काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज है। यहाँ फोर्स का काम टॉर्क करता है और डिस्प्लेसमेंट मेरा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी मेरा डी थीटा की फॉर्म में आएगा। तो सिमिलरली हम और भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रूव कर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि हमने वर्क डन जो लिखा है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, वो हमने लिखा है टाउ टाइम्स डी थीटा, राइट। और हमको मालूम है जो पावर होती है, पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो वी गेट अ वेरी फैंटास्टिक रिलेशन विच इज डी थीटा बाई डी टी। नाउ वी नो दैट डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट योर angular velocity, right? We know this pretty well that omega is nothing but the rate of change of angular displacement. Fine. So we get a very interesting result over there. Now there is one more thing which we need to know, and that is we know that from the Newton's second law of motion, rate of change of linear momentum is equal to the force applied, right? This we know in the Newton's laws of motion, that from the second law we can write that rate of change of linear momentum is equal to the force applied. So similarly we can write F external equals to dp by dt. Now what will happen in case of the rotational motion? In the rotational motion we have a parameter very much similar to force, and that is known as torque, right? So in this case we will write it torque, external torque will be equals to the rate of change of linear momentum. Sorry, not linear momentum. This time we have to use another quantity which is very much analogous to the linear momentum, and in rotational dynamics we use the term angular momentum, which is denoted by the symbol L. ठीक है? और this is what we can write about the second law of motion for the objects who were performing pure rotational motion, right?